वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ नायसा। और आज मैं आप लोगों के सामने पॉलिटी का एक नया सेट लेकर के आई हूँ। जैसा कि मैंने पिछले दिन भी डिस्कस किया था और उसी प्रक्रम में मैं इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रश्नों के साथ आई हूँ, जिससे कि जो आपकी तैयारियाँ हैं, जो आप इस लॉकडाउन के माहौल में कर रहे हैं, तो वो उसमें किसी भी तरह की कमी ना आ सके। आप इस क्वेश्चन के द्वारा अपना कुछ जो कॉन्सेप्ट है उसको भी फिर से रिवाइज कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो आज के सेट का जो पहला प्रश्न है वो हम देख सकते हैं कि उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना किसके तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार होता है। तो यहाँ पे जो विकल्प दिए गए हैं वो हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19(1)(a), अनुच्छेद 21 और अनुच्छेद 25। तो अब इसमें देखते हैं कि इसका सही विकल्प क्या है। इसका सही विकल्प है अनुच्छेद 19(1)(a). तो 2004 में भारत संघ बनाम नवीन जिंदल का एक वाद आया था, जिसमें कि यह चर्चा की गई थी कि जो निजी भवन होते हैं उन पे झंडा फहराया जाए या नहीं। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आप जो है 19(1)(a) में झंडा फहरा सकते हैं। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। जो अगला प्रश्न है वो है कि राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता है। यह प्रावधान भारत के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो इस प्रश्न का जो सही विकल्प है, इसमें समझाने जैसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये इसका 117 जो है अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान इसमें बनाए गए हैं। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न जो है वो ये है कि भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को जो है आरक्षित रख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ये विधेयक होगा ना कि विधायक। तो इसमें जो विकल्प यहाँ पे हमको मिल रहे हैं वो है अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201 और अनुच्छेद 202। तो इसका जो सही उत्तर जो है वो है अनुच्छेद 200। ठीक है। तो जब भी राज्यपाल के पास विधानमंडल कोई एक विधेयक, जब वो बिल जब भेजती है उनके पास, उनकी सहमति, उनकी जो एसेंट के लिए जिसमें वो अपनी सहमति प्रदान करते हैं, या फिर वो उसको वापस जो है सदन में भेज सकते हैं। और अगर इन दोनों में से कुछ भी ना किया जाए तो वो जो विधेयक को सुरक्षित रख सकते हैं राष्ट्रपति के विचारार्थ, और ये आर्टिकल 200 के तहत इसको किया जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया गया है। यहाँ पे जो हमको ऑप्शंस मिलते हैं वो है प्रिवी पर्स विवाद, केशवानंद भारती विवाद, बेरुबारी विवाद और AK गोपालन विवाद। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1973 में यानी कि 1973 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाद आया था, केशवानंद भारती विवाद। और उसमें ये बताया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग है। हालांकि इसके पहले 1960 में बेरुबारी का वाद आया था और उसमें ये बताया गया था कि प्रस्तावना जो है हालांकि वो संविधान का भाग तो नहीं है, लेकिन कभी ऐसी अगर स्थिति होती है कि संविधान की व्याख्या करनी हो तो वो प्रस्तावना के आधार पर ही की जाती है। और उसके बाद ये बताया गया कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा है और ये एक मौलिक ढांचा है। तो जैसे कि अगर किसी भी स्ट्रक्चर की, किसी भी इमारत की अगर नींव जो है वो उसका मौलिक ढांचा अगर उसको हटा दिया जाए तो वो इमारत नहीं रहेगी, उसी तरह प्रस्तावना भी जो है वो मौलिक ढांचा है और उसको किसी भी तरह से वो स्वीकार किया गया है और उसको हटाया भी नहीं जा सकता। अगला प्रश्न जो है वो है भारतीय संविधान के 30वें अनुच्छेद का संबंध है किससे। तो अंतःकरण की स्वतंत्रता से, धर्म प्रचार के अधिकार से, अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा प्रबंधन के अधिकार से, या फिर बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक तथा शिक्षा अधिकारों से। तो इसका जो सही विकल्प है वो है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना से। अब ये जो है ये इसमें क्या बताया जाता है कि कोई भी नागरिकों का ऐसा समूह जो है जो कि भाषाई आधार पर या धर्म के आधार पर अपना कोई संस्थान जब स्थापित करता है तो उसमें
जो पहले तो है कि वो स्थापित कर सकते हैं, और दूसरी उस अचल संपत्ति के जो हैं वो एक तरह से एक मालिकाना अधिकार भी उनके पास ही होता है। लेकिन हाँ, जो राज्य सरकारें जो होती है उसके उस संस्थान को चलाने के तौर पे जो है उनको कुछ कर भी देना पड़ता है, लेकिन जो स्थापना का प्रबंधन है वो यहाँ पे 30वें अनुच्छेद में किया गया है। अगला प्रश्न जो है वो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो इसके जो ऑप्शंस जो हमको यहाँ पे मिलते हैं वो है 16, 18, 20 और 22। तो इसका जो सही जवाब है यहाँ पे अगर हम देखना चाहें तो इसका सही जवाब जो है वो 22 है, ठीक है। और 2003 में एक 92वां यानी कि 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया गया था, इसमें कि बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी भाषाओं को जो है इसमें सम्मिलित किया गया था। और इस प्रकार अभी वर्तमान में जो कुल भाषाएं हैं 8वीं अनुसूची में वो हैं 22। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है भारत में मूल अधिकारों की सर्वप्रथम मांग कब की गई थी? तो जो ऑप्शंस हैं वो 1885 हैं, 1892, 95, 1895 और 1917। तो इसका जो सही विकल्प है यहाँ पर वो है 1895। अगला प्रश्न है कि संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत संसद किसी नए राज्य की संरचना कर सकती है? अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 5 और अनुच्छेद 368। अब इसमें देखिए इसका जो सही विकल्प यहाँ पर है यह है अनुच्छेद 3, ठीक है, अनुच्छेद 3 है। हालांकि मैं आपको बताते चलूँ कि जो अनुच्छेद 3 है उसमें जो वर्तमान राज्य हैं उसकी इस क्षेत्र या फिर सीमाओं में जब परिवर्तन किया जाता है तो वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है जो। लेकिन जैसे ही किसी भी ऐसे क्षेत्र को, मतलब किसी नए क्षेत्र को या राज्य को अगर सम्मिलित किया जा रहा हो भारत के क्षेत्र में या भारत में, तो उसको अनुच्छेद 3 के तहत किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर हम तेलंगाना राज्य की बात करें तो उसको अनुच्छेद 3 के तहत उसका गठन किया गया है। लेकिन अगर सिक्किम की बात करें तो उसको अनुच्छेद 2 के तहत इसमें सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है? यहाँ पे जो ऑप्शंस हमको मिलते हैं वो है 6ठी अनुसूची में, 9वीं अनुसूची में, 10वीं अनुसूची में या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प है वो है 10वीं अनुसूची। 6ठी अनुसूची में जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो अनुसूचित जनजाति क्षेत्र जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के जो प्रशासन है उससे जुड़ी हुई ये अनुसूची है। 10वीं अनुसूची में तो खैर दल बदल जो विरोधी कानून है उसके लिए है, और 9वीं अनुसूची में है कि जो अधिनियम जो होते हैं या फिर जो विनियमन होते हैं उनका विधिमान्यकरण यहाँ पर किया जाता है। तो इस प्रश्न के अनुसार इसका जो सही जवाब है वो है 10वीं अनुसूची। अगला प्रश्न है कि सिक्किम भारत का एक राज्य बन गया था, कब बन गया था? तो 30वें संशोधन के अंतर्गत, 32वें संशोधन के अंतर्गत, 35वें संशोधन के अंतर्गत या फिर 42वें संशोधन के अंतर्गत। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब हम देख सकते हैं वो है 35वां संशोधन, जो कि 1974 में लेकर के आया गया था। और उस वक्त सिक्किम को एक सहकारी राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। लेकिन जैसे ही जो 36वां एक संशोधन फिर लाया गया 1975 में, और उसमें क्या किया कि सिक्किम को पूर्ण रूप से भारत का एक राज्य बना दिया गया और वो 22वें राज्य के तौर पर उभर कर सामने आया। हमारा अगला प्रश्न है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकारी कौन नहीं होता है? गौर करिएगा, प्रश्न है कि कौन नहीं होता है। तो यहाँ है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि कैग, भारत का अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल यानी कि महान्यायाभिकर्ता एवं भारत के राष्ट्रपति के सचिव। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा या आपको मैं बताते चलूँ कि जो कैग होते हैं, हालांकि वो संसद के दोनों सदनों में से किसी के भी सदस्य नहीं होते, लेकिन उनकी जो कार्यवाही होती है उसमें उनको भाग लेने का पूरा अधिकार होता है। हाँ, उनके पास मताधिकार नहीं होता है, वो मत नहीं दे सकते हैं। और जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं वो भी भाग ले सकते हैं।
सॉलिसिटर जनरल भी, लेकिन जो भारत के राष्ट्रपति के सचिव होते हैं, सचिव जो है वो किसी भी लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अधिकारी, उनको अधिकार प्राप्त नहीं है, वो नहीं हो सकते। अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों पर विवेकायुक्त नियंत्रण लगाने का अधिकार होता है। सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है, प्रधानमंत्री को प्राप्त है, राष्ट्रपति को प्राप्त है और संसद को प्राप्त है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो हम देखते हैं कि ये संसद को प्राप्त है। जो हमारा संविधान का भाग 3 है उसमें 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों की चर्चा की गई है, और इन अधिकारों को जो है जैसे कि जब नेशनल इमरजेंसी होती है, आपातकाल की जब घोषणा की जाती है, तो इसमें ये निलंबित हो जाते हैं। 20 और 21 आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर जो है वो बाकी निलंबित हो जाते हैं। हालांकि इसके बावजूद भी संसद अगर चाहे तो वो इन अधिकारों पर विवेकायुक्त नियंत्रण जो है वो लगा सकती है, यानी कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जिसको कहते हैं वो लगा सकती है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि शून्यकाल संसदीय व्यवस्था किस देश की देन है? किस देश की देन है? तो इसका जो विकल्प है यहाँ पे वो है भारत, अमेरिका, ब्रिटेन या फिर स्विट्ज़रलैंड। तो बिल्कुल प्रश्नकाल की जब सदन में जब प्रश्नकाल जैसे ही समाप्त होता है उसकी समाप्ति के तुरंत बाद ही शून्यकाल की शुरुआत हो जाती है, और ये 1960-70 के दशक में जो है इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा अपनाया जाने लगा। और ये भारत की एक सबसे बड़ी बात जो है, ये देन जो है, ये व्यवस्था जो दी गई है वो भारत के द्वारा दी गई है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? इसके जो ऑप्शंस हैं वो है संसद को, लोकसभा को, राष्ट्रपति को या फिर सर्वोच्च न्यायालय को। ठीक है, अभी कुछ देर पहले ही हम लोगों ने एक प्रश्न डिस्कस किया था कि राज्य की जो सीमाएं होती है या नए राज्यों का जो गठन होता है वो किस तरीके से होता है या किस अनुच्छेद के तहत होता है। तो उसमें हमने ये चर्चा किया था कि ये काम जो है ये संसद का ही होता है और इसको संसद करती है। तो यहाँ पे जो राज्यों की सीमाएं हैं उसमें जो भी परिवर्तन किया जाता है वो संसद द्वारा ही किया जाता है, और ये राष्ट्रपति की पूर्वानुमति ली जाती है इसमें बाकायदा, और उसके बाद इसको परिवर्तन इसमें किया जाता है। अगला प्रश्न है आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? राष्ट्रपति के द्वारा, संसद के द्वारा, राज्य के राज्यपाल के द्वारा या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा। तो किसी राज्य के विधानसभा की अवधि अगर बढ़ाई जानी हो तो ये फिर संसद के द्वारा की जाती है। भारतीय संविधान के 70वें संशोधन द्वारा भारत के राष्ट्रपति चुनाव में जिन 2 केंद्र शासित प्रदेशों को भाग लेने का अधिकार दिया गया है वो है दिल्ली तथा चंडीगढ़, दिल्ली तथा पुडुचेरी, दिल्ली तथा दमन एवं दीव, चंडीगढ़ तथा पुडुचेरी। तो मैं बताते चलूँ जो कि इसमें यहाँ पे दिल्ली तथा पुडुचेरी जो है उसको शामिल किया गया है। हालांकि जो अनुच्छेद 54 है ये निर्वाचक राष्ट्रपति के चुनाव में जो निर्वाचक मंडल हैं उसकी व्याख्या यहाँ पे की जाती है, और इसमें होते कौन लोग हैं। तो इसमें जो संसद है उसके दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होते हैं, तब उसके बाद फिर राज्य की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं, और साथ ही साथ जो दिल्ली और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य होते हैं। इसमें गौर करने वाली बात एक ये होती है कि इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्यों को ही शामिल किया जाता है, ना कि मनोनीत सदस्यों को। लेकिन जब राष्ट्रपति के महाभियोग की बात जब आती है, इम्पीचमेंट की बात जब आती है, तो उस वक्त जो मनोनीत सदस्य हैं वो भी उसमें भाग लेते हैं। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है दिल्ली तथा पुडुचेरी। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करें, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाएं या फिर आपातकाल की घोषणा करें या फिर अध्यादेश जारी करें। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो देखिए, वो है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाना। ठीक है, क्षमादान की शक्ति जो होती है वो आर्टिकल 72 के तहत होती है राष्ट्रपति के पास, उस आर्टिकल के तहत वो क्षमादान करते हैं। आपातकाल की घोषणा जब की जाती है तो वो आर्टिकल 352 के तहत की जाती है, और जो अध्यादेश जारी होता है वो आर्टिकल
123 के तहत की जाती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका हटाया जाना जो है वो एक विधिमान्य तरीके से होता है। संविधान में जो उसके लिए विधि बनाई गई है, जो विधि प्रदत्त की गई है, उसके तहत ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ना कि राष्ट्रपति उनको हटा सकते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कार्यकाल किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। ये इसका विकल्प है कि किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 6 महीने तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 2 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि आर्टिकल 83(2) यानी कि 83 के खंड 2 के तहत जो होता है कि लोकसभा जब अपनी नियत अपनी पहले सेशन से जब वो चलती है और उसमें अगर कोई बाधा ना हो तो वो नियत 5 वर्ष का कार्यकाल को पूरा करती है, और अगर ये 5 साल का कार्यकाल पूरा हो जाता है तब तो फिर उसको विघटित कर दिया जाता है। पर मान लीजिए कि ऐसी स्थिति यहाँ पे बन गई हो कि आपातकाल आ गया हो या ऐसी कोई समस्या हो जबकि बीच में ही उसको लोकसभा को जो विघटित करना पड़े, तो वैसी स्थिति में जो है वो 6 महीने के अंदर ही जो है एक तो चुनाव कराना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपात की स्थिति है तो आपातकाल की घोषणा के बाद जो है वो एक बार में 1 वर्ष तक के लिए जो है इसको बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन जैसे ही आपातकाल को जो है ख़त्म कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो 6 महीने के अंदर ही जो है पुनः चुनाव करा करके और लोकसभा का जो नया कार्यकाल है वो शुरू करना ज़रूरी हो जाता है। अगला प्रश्न है, लोकसभा का स्पीकर किसे संबोधित कर अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को, लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर को या फिर भारत के प्रधान न्यायाधीश को। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही जवाब जो हम देख सकते हैं वो है कि लोकसभा के जो डेप्यूटी स्पीकर है ये उनको दिया जाता है। तो ऐसा होता क्या है कि जो आर्टिकल 93 जो है वो कहता है कि लोकसभा अपने सदस्यों के बीच में से ही एक अध्यक्ष और एक डेप्यूटी स्पीकर भी जो है वहाँ से चुनाव करेगी, और जब भी इस्तीफ़ा देने की बात जब होती है तो जो स्पीकर होते हैं वो डेप्यूटी स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा देते हैं, और जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं वो स्पीकर को अपना इस्तीफ़ा दे सौंपते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में कोई मंत्री जो मंत्रिपरिषद से त्याग देना चाहता हो वह अपना त्यागपत्र संबोधित करेगा। किसको संबोधित करेगा? तो प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष को या फिर दल के अध्यक्ष को। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो आर्टिकल 74 या फिर आर्टिकल 74 जो होता है उसके तहत राष्ट्रपति के कार्य में सहयोग करने के लिए, वो जो कार्यकारिणी होती है वहाँ पे सहयोग करने के लिए एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, एक मंत्रिपरिषद होती है जो कि जिसकी अगुवाई जो है वो प्रधानमंत्री कर रहे होते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब भी मंत्रिपरिषद को अगर अपना त्यागपत्र देना होता है तो वो संबोधन करते हैं राष्ट्रपति को, उसमें संबोधित जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने मंत्रियों की संख्या को लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 15% पर सीमित कर दिया था? तो 90वां संशोधन यहाँ बताया जा रहा है, 91वां, 92वां या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही विकल्प इस प्रश्न का जो है वो है 91वां। इसको 2003 में इस संशोधन को लेकर के आया गया था, और इसके तहत ये बताया गया कि जो लोकसभा के कुल सदस्यों की जो संख्या है केवल उसका 15% ही प्रधानमंत्री समेत जो मंत्रियों की संख्या है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी लोकसभा में जब वहाँ पे संख्या अगर उसकी 100 है तो इस स्थिति में जो मंत्री जो होंगे वहाँ के वो सिर्फ 15 होंगे, केंद्रीय मंत्री जो होंगे वो सिर्फ 15 हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर जो है वो है 91वां। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है कि राज्य ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 द्वारा मूल अधिकारों को छीनती है या उन्हें न्यून करती है। ये उपबंध संविधान में किस अनुच्छेद में दिया गया है? जो विकल्प हम यहाँ पे देख सकते हैं वो है अनुच्छेद 13(1), अनुच्छेद 13(2), अनुच्छेद 13(3) और 12(1). तो ये जो उपबंध है ये अनुच्छेद 13(2) का हिस्सा है, और ये कहता है कि
भाग 3 में जो मूल अधिकार हैं और उसके तहत जब भी कोई ऐसा कोई कानून बनाया जा रहा हो, जब वो देखा जाता है कि वो संविधान से इतर जा कर के उसको बनाया जा रहा है या वो उल्लंघन कर रहा है, तो वो जिस हद तक उल्लंघन कर रहा होता है या असंवैधानिक होता है, उसको उस संविधान को 13(2) के तहत उस हिस्से को उस हद तक जो है न्यून कर दिया जाता है, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता है। तो यहाँ पे ये आर्टिकल 13(2) है। हमारा अगला प्रश्न जो है वो है कि साइन डाई। साइन डाई शब्द का अर्थ है किसी विधेयक का समाप्त हो जाना, अध्यादेश द्वारा पारित विधेयक का समय खत्म हो जाना या फिर समय पूर्व अपराधी को फांसी दे देना या बिना तिथि बताए संसदीय सदन को स्थगित कर देना। ठीक है, तो साइन डाई जो होता है, जो हम लोग एडजर्नमेंट जिसको कहते हैं कि सदन जो है उसको एडजर्न कर दिया गया, तो पहले तो ये होता है कि उसकी अगली जो मीटिंग होगी उसकी तिथि बताई जाती है। लेकिन ऐसी स्थिति में जबकि कोई तिथि ना बताई गई हो, कोई समय नहीं बताया गया हो, तो वैसे में जो साइन डाई शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया जाता है और बिना तिथि बताए ही संसदीय सदन को स्थगित कर दिया जाता है। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत होती है, अनुच्छेद 154 के तहत होती है, अनुच्छेद 155 के तहत होती है या फिर अनुच्छेद 156 के तहत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इस प्रश्न का सही विकल्प है वो ये है कि अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं और राज्यपाल जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि राष्ट्रपति जब चाहें तो वो राज्यपाल को उनके पद से हटा भी सकते हैं। और आज का सेशन का जो आखिरी प्रश्न है, माफ़ कीजिए इसमें टेक्निकल फॉल्ट है, तो राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो वो है प्रधानमंत्री। इसके जो ऑप्शंस हैं वो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, विधानसभा और मुख्यमंत्री। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं और वो राष्ट्रपति के ही प्रसाद पर्यंत बने रहते हैं। तो उनकी जो उत्तरदायी जो वो होते हैं, ठीक है, जैसा प्रश्न आप यहाँ पर देख लीजिए कि राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो जब उत्तरदायी होने की बात जब आती है तो वो है राष्ट्रपति के प्रति। ठीक है, तो ये आज के इस सेशन का जो है वो 25 प्रश्न थे जो मैंने यहाँ पे आज को डिस्कस किया है आप लोगों के सामने। और इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए, देखिए, दोहराइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके सामने और ज़्यादा नए वीडियोस लेकर के आएँ और इससे हमें मोटिवेशन भी मिले नए वीडियोस लाने के लिए। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि स्टे हेल्दी एंड स्टे अपडेटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।